हमारी आजकल की जनरेशन है स्किन केयर को बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है या फिर सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो कर रही है। ट्रेंड को फॉलो करने का भी एक अजीब सा रुझान चल पड़ा है। लोग अपनी स्किन को, स्किन टाइप को समझना चाहते हैं। लोग कोरियन स्किन चाह रहे होते हैं, कोरियन ग्लास स्किन। कोरियन ग्लास स्किन बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान की बात करती हैं तो वहाँ भी एग्जिस्ट कर सकती है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाई हुई है अपनी स्किन केयर रूटीन और उसके बावजूद उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। हर स्किन टाइप के लिए हर तरह का प्रोडक्ट नहीं होता। जिस तरीके से आपको हर तरह का कपड़ा पहना हुआ सूट नहीं करता, सेम गोज विद द स्किन। डायरेक्टली रिलेशन होता है आपकी स्किन का आपके स्टमक के साथ, आपकी गट हेल्थ के साथ। जो कॉमन हम लोग को स्किन टाइप्स पता हैं वो बेसिकली सिर्फ 3 ही है। इनके अलावा भी कोई टाइप्स हैं? मेडिकल साइंस में उसमें हमारी स्किन टाइप्स 5 तरह की होती है। 5 टाइप में से जो भी स्किन टाइप है, आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि आपने मॉइस्चराइजर 110% यूज करना ही करना। सनब्लॉक को अप्लाई करने का करेक्ट वे क्या है? हर तरह की स्किन टाइप के लिए सनब्लॉक 210% इम्पॉर्टेंट। हर बंदा किसी ना किसी तरीके से लाइट्स को एक्सपोज हो रहा है। आपने एवरी 4 आवरली अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। बहुत ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो उनकी स्किन किस तरह डैमेज होती है? स्टमक का प्रॉब्लम शुरू होगा, लिवर का प्रॉब्लम शुरू होगा और अल्टीमेटली इनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट आएगा वो आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी। जो एक्जिमा है वो किस वजह से होता है? ये माँ से ट्रांसमिट होने वाली बीमारी एक्जिमा है। ड्राई स्किन की वजह से होती हैं। अगर आप प्रॉपर केयर ना करें, मॉइस्चराइज ना करें, हाइड्रेशन मेंटेन ना रखें तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली जाती है। एक इंसान को ऑब्सेशन है वाइट कलर से कि हमारा कलर किसी तरह 1 महीने के अंदर अंदर फेयर हो जाए, ठीक है। गोरा रंग इज नॉट एन अलामत ऑफ खूबसूरती। बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मेरे नज़दीक एक अच्छी हेल्दी स्किन खूबसूरती की अलामत है। आपने अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, आपने अपनी स्किन को नीट क्लीन रखना है। सिंपल हाइड्रा फेशियल से भी आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। सिंपल प्रोसीजर से भी साइड इफेक्ट हो सकता है अगर आपने वाइजली अपने डॉक्टर का इंतखाब नहीं किया तो। अच्छा, आइसिंग ऑन फेस आप रिकमेंड करेंगी या नहीं करेंगी? टेम्परेरी रिलीफ है, इससे आपको परमानेंट कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आई बैग्स होते हैं, उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। मेकअप के लिए एक सुपर हाइड्रेटेड स्किन मिल जाती है। बहुत अच्छा मेकअप आपका फेस पर सेट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर कंवल जावाद मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आपकी स्किन को डैमेज हो रहा है और क्या लेजर हेयर रिमूवल आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है। ये सब जानने के लिए आज का पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कंवल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो हमारी जनरेशन है, ठीक है, आपने अपने एक्सपीरियंस से बताना है कि जो हमारी आजकल की जनरेशन है वो स्किन केयर को बहुत ज़्यादा लेके ऑब्सेस्ड है या जो भी वर्ड आप इसके लिए यूज़ करें, तो क्या आपके अकॉर्डिंग आजकल की जनरेशन जो है वो वाकई अपनी स्किन को समझना चाह रही है या फिर सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो कर रही है? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं क्योंकि आजकल ट्रेंड को फॉलो करने का भी एक अजीब सा रुझान चल पड़ा है। चाहे वो ट्रेंड आपके लिए बना हो या नहीं बना हो, बट हमने ट्रेंड को फॉलो करना है। उसमें स्किन केयर रूटीन से लेके हर चीज़ आ जाती है, राइट? जो चीज़ ट्रेंड है वो हमने करनी है। और दूसरी बात यह है कि जितनी नॉलेज है लोगों को, अब जितनी अवेयरनेस बढ़ गई है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चेक करें तो लोग अपनी स्किन को, स्किन टाइप को, स्किन के प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि हमारी स्किन कौन सी है, हमारी स्किन के लिए प्रोडक्ट्स कौन से सूट करते हैं, हमारे लिए घर बैठे प्रोडक्ट्स मंगवाना ज़्यादा ठीक है या फिर हम डॉक्टर के पास जाके, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्टेशन लेके प्रॉपर प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। सो दोनों बातें हैं और दोनों तरह की जो जनरेशन है, दोनों तरह के लोग हैं, जो दोनों तरह के पेशेंट्स हैं, वो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे इसके पीछे का राज जानना है कि ये जो लोग कोरियन स्किन चाह रहे होते हैं, कोरियन ग्लास स्किन, तो इसके पीछे की आप ज़रा मुझे मिस्ट्री और सीक्रेट बताएं कि क्या एक्चुअली ये एग्जिस्ट करती है? देखिए, कोरियन ग्लास स्किन बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। अगर आप बात करती हैं कोरिया की तो वहाँ तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। अगर आप पाकिस्तान की बात करती हैं तो वहाँ भी एग्जिस्ट कर सकती है। अगर आपके मोबाइल में एक अच्छा सा फ़िल्टर लगा हुआ है जिसमें कोरियन स्किन के लिए आप जो फ़िल्टर चाहें लगाएं और अपनी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन बना लें। अदरवाइज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान में हैं और वहाँ के मुतालिक बात कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारी डाइट उनसे बिल्कुल चेंज है, हमारा एटमॉस्फेयर उनसे बिल्कुल चेंज है, हमारा स्लीप पैटर्न, हमारी रूटीन, हमारी जीन्स, हमारे हार्मोन्स
टोटली डिफरेंटली वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वेदर एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है एज कम्पेयर टू कोरिया। डेफिनेटली उन्होंने बिगनिंग से ही अपनी स्किन के लिए ऐसी डाइट लेना शुरू की होती है, या स्किन के लिए या अपनी हेल्थ के लिए भी वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि उनकी जीन्स में ये चीज़ शामिल है, जो कि हमारी जीन्स में नहीं है, कि उनकी स्किन टाइप जो है वो ग्लास स्किन टाइप है। फिर कुछ वो केयर करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्किन को बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो कुछ उनका अपना रोल होता है और कुछ उनको जेनेटिकली ये चीज़ मिली हुई है कि उनकी स्किन का जो टेक्सचर है वो क्लियर एंड क्लीन है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्लियर ग्लास स्किन मिल सकती है बिल्कुल, लेकिन कोरियन ग्लास स्किन का नाम आप ना लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बिकॉज कोरियन ग्लास स्किन कोरिया वालों के लिए है। पाकिस्तान ग्लास स्किन अगर आप चाहते हैं तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगर आपके पास एक अच्छी हेल्दी स्किन है, आपकी स्किन इवन टोन में है, आपकी स्किन नॉर्मली ग्लो करती है, देन हम बिल्कुल उसको एक ग्लास स्किन का नाम दे सकते हैं और उस पर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करवा सकते हैं जो कि आपकी स्किन को मज़ीद निखारते हैं, जो कि आपकी स्किन को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ये ना आजकल लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स को फॉलो करके, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाई हुई है अपनी स्किन केयर रूटीन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स को वो फॉलो करते हैं और उसके बावजूद उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो इसकी क्या वजह, जब वो अच्छे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, हर स्टेप भी फॉलो कर रहे होते हैं, बट उनकी स्किन पे वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा होता। इसलिए नहीं आ रहा होता उनकी स्किन पे वैसा रिजल्ट, बिकॉज हो सकता है कि आपने प्रोडक्ट चूज़ करने में गलती की हो, क्योंकि हर स्किन टाइप के लिए हर तरह का प्रोडक्ट नहीं होता। जो चीज़ आपकी स्किन को सूट करेगी, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट लाइक ज़रूरी कि वो मेरी स्किन पर भी सूट करे। जो चीज़ मुझे सूट कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस होकर, आप अट्रैक्ट होकर कि जी ये चीज़ यूज़ करते हैं और इनकी स्किन बहुत अच्छी है तो मुझे भी ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। देखें, जिस तरीके से आपको हर तरह का कपड़ा पहनावा सूट नहीं करता, आपको हर तरह का हेयर स्टाइल सूट नहीं करता, सेम गोज़ विद द स्किन। स्किन एक ऐसा टेक्सचर है, एक ऐसी चीज़ है अपीयरेंटली जो अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में सबसे सुपरफिशियल बनाया है। आपकी स्किन हर तरह के आपकी बॉडी के चेंजेस को नॉमिनेट करती है, उसकी इंडिकेशंस देती है। आपकी बॉडी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली वो आपकी स्किन पे अपीयर होगा। आपको अगर एनीमिया है तो वो आपकी स्किन से पता चल जाता है। आपको अगर हेपेटाइटिस हो रहा है तो वो आपकी स्किन से पता चल जाता है। अगर आपके स्टमक अपसेट है तो आपकी स्किन से पता चल जाता है। अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म की डेफिशिएंसीज हो रही हैं तो वो आपकी स्किन से और हेयर से पता चल जाता है। अपीयरेंटली जो बॉडी का सबसे विजिबल पार्ट है दैट इज लाइक स्किन, राइट? स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन को कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा। नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, और नंबर 2 कि आपकी उस स्किन टाइप को प्रोडक्ट कौन सा सूट करता है। तो चाहे आप जितने मर्जी महंगे प्रोडक्ट्स ले लें, बट अगर उन महंगे प्रोडक्ट्स का आपकी स्किन के साथ लेना देना कोई नहीं है, वो उसके लिए सुइटेबल नहीं है, तो फिर वो डेफिनेटली यूजलेस होगा और वेस्टेज ऑफ मनी भी होगी। ऑलराइट। तो हमारा, अभी आप स्टमक की भी बात कर रही थी, तो हमारा गट हेल्थ जो है वो हमारी स्किन पे कितना इफेक्ट करता है? अगर हमारा लाइक अंदर वाला सिस्टम नहीं ठीक तो हमारी स्किन किस तरह लाइक आएगा बाहर? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, और इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट्स आप बहुत सारी ले रहे हैं, आपको कोई हार्मोनल इशू नहीं है, पीसीओएस का मसला नहीं है, आपकी जेनेटिक्स में एक्नी नहीं है, बट पता नहीं क्यों आपको एक्नी बार बार निकल रही है, तो माइट बी आप उसको ज़रूर रूल आउट करें कि आपका स्टमक उसके लिए ठीक है कि नहीं है। क्या आपको मैदे में जलन रहती है? क्या आपको अपने स्टमक में फील होता है खाना खाने के बाद जैसे बर्निंग सेंसेशन हो रही है, या आपको वॉमिट जैसा फील हो रहा है, नॉजिया फील हो रहा है, आपको खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले दर्द होता है, पेन फील होता है कि एम्प्टी स्टमक है, कुछ लोगों को तब पेन होता है, कुछ लोग खाना खा लेते हैं तो दर्द होता है। इन सब चीज़ों को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आपको लूज मोशन तो नहीं है, ये सब चीज़ें अपीयरेंटली हम इसको कोरिलेट, देखें नॉर्मल बंदा इसको कोरिलेट नहीं कर सकता कि स्टमक के साथ हम स्किन को कैसे कोरिलेट करेंगे। डायरेक्टली रिलेशन होता है आपकी स्किन का आपके स्टमक के साथ, आपकी गट हेल्थ के साथ। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, आपका स्टमक अच्छे से काम कर रहा होगा, काम होगा, एसिडिटी नहीं होगी आपको, तो डेफिनेटली आपकी स्किन उसको बाकायदा शो करवाएगी कि आप ठीक है, आप परफेक्ट हैं। लाइक हमें जब हम कभी भी एक्नी का पेशेंट देखते हैं, खासतौर पे एक्नी है, अनइवन स्किन टोन है या मेलाज्मा है,
तो दूसरा तीसरा जो मेरा क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपका स्टमक ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, बिकॉज ये चीज़ें डायरेक्टली रिलेट करती हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ। आपकी ब्लड में, आपकी स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है तो वो आपको आपके कॉमेडोन्स को प्रोड्यूस करवाती है, आपकी एक्नी को प्रोड्यूस करवाती है। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन इन बिटवीन गट हेल्थ एंड योर स्किन। ओके और ये जो अडल्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्नी कॉमन है, उसकी भी वजह ये क्या गट हेल्थ से ही रिलेट कर सकते हैं वी हम? कैन से लाइक वी कैन उसको हम एक वन ऑफ द कॉज में, वन ऑफ द रीजन में रख सकते हैं, बिल्कुल। बिकॉज आपकी आप एडल्ट हैं, अगेन मैं उसी बात की तरफ दोबारा आऊँगी कि आपकी जेनेटिक्स में नहीं है, आपकी फैमिली में नहीं रन कर रही है एक्नी, आपने कोई प्रोडक्ट भी ऐसा यूज़ नहीं किया, आपको हार्मोनल भी कोई इशू नहीं है, आपको टीनेज में कभी एक्नी नहीं निकली और आप एडल्टहुड में पहुँचे हैं और आपको 30s के बाद एक्नी निकलना शुरू हो गई है। बहुत सारे पेशेंट इस तरह से लाइक स्ट्रेंज होते हैं कि हमें कभी ज़िंदगी में एक्नी नहीं निकली, हमें हमारी फैमिली में किसी को एक्नी नहीं है, बट अभी पता नहीं क्यों इस एज में आके हमें एक्नी निकलना शुरू हो गई है। सो जस्ट चेक आउट योर प्रोडक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी रूटीन क्या है डेली की। आपकी डाइट में तो कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं हो गई है जो आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे डाइटिंग पर्पस के लिए बहुत क्रश डाइटिंग पे जाते हैं और फिर उनकी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए हार्मफुल होती हैं। जैसे फॉर सपोज डाइटिंग करने वाले लोग कहवा यूज़ करते हैं, उसमें दार चीनी है, उसमें लेमन यूज़ कर रहे हैं, उसमें शहद, बिल्कुल डिटॉक्स वाटर यूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो कि ये सब बहुत अच्छे हैं, लाइक मैं भी अपने बहुत सारे टोटकाज में ये बताती हूँ कि आप बिल्कुल यूज़ करें, बट माइट बी कि वो किसी एक सिंगल पर्सन को सूट ना करे, वो उसके स्टमक की हेल्थ को अपसेट कर दे, तो आपको एक्नी निकल सकती है। बहुत सारे लोग अपनी डाइटिंग में, जैसे कि मैं खुद भी, आई लव ब्लैक कॉफ़ी, सो ब्लैक कॉफ़ी को एड अप कर देते हैं और दिन में 4-4 5-5 कप वो ब्लैक कॉफ़ी के पीना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को उसकी वजह से स्टमक का इशू हो जाता है और फिर वो अगेन एक्नी का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डैंड्रफ हो जाती है और उस डैंड्रफ की वजह से भी एक्नी हो सकती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वन ऑफ द लाइक कॉज जिसे हम समझते नहीं है, क्योंकि डैंड्रफ को तो मैंने देखा है ना, मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास आके फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना कि ये तो हमें सारी जिंदगी से, ये इसे आप छोड़ें, वैसे हमारे हेयर फॉल का कोई हल बताएं या वैसे हमारी एक्नी का कोई हल बताएं। सो डैंड्रफ की वजह से भी एक्नी हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेज हैं, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आपका स्टमक हेल्थ हो सकती है, गट हेल्थ हो सकती है, प्लस आप को डैंड्रफ हो सकती है कोई ऐसी, या कोई डाइटिंग में कोई ऐसी चीज़ ऐड कर ली है, या आप अपनी डेली रूटीन में कोई डाइट में ऐसी चीज़ ऐड की है जिसकी वजह से आपको एडल्टहुड में भी एक्नी हो सकती है। ओके अब एक इंसान की अगर एक्नी है तो उनको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, किन चीज़ों से उनको एहतियात करनी चाहिए ताकि जो एक्नी होती है वो ज़्यादा फैले नहीं, या ज़्यादा कुछ लोगों की होती है ना कि अगर एक दो जगह पे आ गए हैं, उन्होंने कुछ छेड़छाड़ किया उसके साथ तो उनके पूरे इस तरह फेस पे आ जाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिसे हमें फील नहीं होता कि हमने खुद अपनी एक्नी को इनविटेशन दिया है कि आ जाए मेरे फेस को पूरे को शिकार कर लें। वो क्यों होता है कि आपके फेस पर एक मामूली सा पिंपल बना ड्यू टू लाइक कोई भी कॉज हो गया, ठीक है, आपने मेकअप प्रॉपर साफ नहीं किया था इसलिए बन गया, या कोई भी रीज़न हो गया, एक एक्नी, अब आपको वो बड़ा तकलीफ दे रहा है ना, मेरे पूरे क्लियर फेस पर ये एक एक्नी का क्यों एक्नी आई है, एक दाना क्यों बना है, मैंने तो सुबह जाना है कहीं और लाइक मुझे ये एक्नी नहीं चाहिए, मैंने अपने हाथ से उसे छील लिया। दिस इज़ द लाइक बिगेस्ट इन्विटेशन। आप उसको वार्म वेलकम कर रहे हैं एक्नी को कि वो अब आपके फेस पर फैलना शुरू हो जाए। क्यों? आपने उसे छीला, उसमें कुछ इन्फेक्टेड मटेरियल है, उसमें पस हो सकती है, उसमें ब्लड हो सकता है, राइट, और वो आपने जहाँ से छीला, जहाँ वो लगा उस जगह को इन्फेक्टेड कर सकता है, आपका हाथ जहाँ टच करेगा उसे वो इन्फेक्टेड कर सकता है, और उस दाने ने भी ख़त्म नहीं होना, उस दाने ने दोबारा निकल आना है, बिकॉज उसे आपने ज़बरदस्ती एक ऐसी स्टेज पर छेड़ दिया है जब अब के वो अभी इन्फेक्टेड था, तो आपने खुद प्रमोट किया है अपनी एक्नी को। दाने को छीलने से एक्नी प्रमोट हो सकती है, एग्जेजरेट हो सकती है, फैल सकती है, बढ़ सकती है, और आपको काले निशान भी दे सकती है, क्योंकि खुद से छीलने वाली एक्नी, जिनको खास तौर पे ये आदत होती है कि अपने पिंपल्स को वो पील ऑफ करते हैं, खुद से छीलते हैं, या डिफरेंट सैलून्स पे जाके वो उसको पील ऑफ करवा लेते हैं एक्नीज को, कि ब्लैक हेड्स निकलवा रहे हैं, वाइट हेड्स निकलवा रहे हैं, विदाउट एनी प्रिकॉशंस, विदाउट एनी क्लेंजिंग, विदाउट एनी हाइड्रेशन, वो जा रहे हैं और वो उन पिंस के जरिए अपनी एक्नी को रिमूव करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो खुद एग्जेजरेट कर रहे हैं अपनी एक्नी को, वो खुद से प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी हर चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ना तो वो एक्नी ख़त्म होती है, और बल्कि वो आपको गिफ्ट के तौर पे वो नए मार्क्स दे जाती है जिनको ख़त्म करना हमारे लिए भी ज़रा टारगेटेड होता है।
ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो कॉमन हम लोग को स्किन टाइप्स पता हैं वो बेसिकली सिर्फ 3 ही हैं। एक ऑयली कह देते हैं, एक ड्राई स्किन कह देते हैं और एक कॉम्बिनेशन स्किन कह देते हैं। तो इनके अलावा भी कोई टाइप्स हैं या सिर्फ ये 3 कॉमन टाइप्स ही हैं? देखिए बेसिकली स्किन टाइप्स अकॉर्डिंग टू द लाइक हमारी फिट्स पैट्रिक जिसमें हम स्किन टाइप्स को डिस्कस करते हैं मेडिकल साइंस में, उसमें हमारी स्किन टाइप्स 5 तरह की होती हैं। जैसे कि 3 ओके, आपने बताई, ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन। उसके अलावा एक हमारी स्किन नॉर्मल भी होती है, जो जो ओके। ना तो ड्राई होती है, ना तो ऑयली होती है और ना ही कॉम्बिनेशन होती है। ठीक हुँ, है, हुँ। नॉर्मल सी स्किन है, वेदर के हिसाब से है, जैसा वेदर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रही हैं। दे हुँ, आर हुँ। वेरी लकी, लाइक उनकी स्किन जो है वो वेदर के लिहाज से रिएक्ट नहीं करती, राइट। ओके, पांचवी टाइप सेंसिटिव स्किन टाइप होती है। ऐसी ठीक। स्किन टाइप जो कि ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई कोई भी हो हुँ, लेकिन हुँ। सेंसिटिव है, हुँ, हुँ, हुँ। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंसिटिव है। धूप में निकले लाल हो गए, चूल्हे के सामने गए लाल हो गए, ठीक है, हमने मेकअप थोड़ा सा रब कर दिया ज़रा ज़्यादा, पूरा फेस रेड हो गया। आपने बाहर से कहीं से सैलून से फेशियल करवा लिया, कोई स्क्रबिंग करवा ली, घर में कुछ क्लिनजिंग स्क्रबिंग कर ली, पूरा फेस रेड हो गया। सो हुँ। दिस इज़ द टाइप लाइक जिसमें स्किन के लिए आपको सबसे ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, ओके। क्योंकि वो सेंसिटिव स्किन टाइप है, ऑलरेडी सेंसिटिव है। आप उसे किसी भी किस्म का टच देंगे, इवन किसी ने ज़ोर से पकड़ के ऐसे भी कर दिया तो स्किन रेड हो जाती है। अब अगर मेरी ही स्किन की मैं बात करूँ तो मेरी स्किन इज़ लाइक, अच्छा मुझे लगता था शुरू से कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, क्योंकि अगर गर्मियाँ होती हैं तो थोड़ी ऑयली हो जाती है, सर्दियाँ होती है थोड़ी ड्राई हो जाती है, ठीक है? हम्म, जो अभी आपने मुझे हम्म, बताया कि इट्स हम्म, नॉर्मल। हम्म। बट मुझे हल्का सा, मैं अगर कहीं से ज़ोर पे टच भी करूँगी ना तो वहाँ से रेडनेस हो जाएगी, धूप में जाऊँगी रेडनेस हो जाएगी। हुँ। तो फिर इस स्किन को क्या कहेंगे जो नॉर्मल भी है और सेंसिटिव भी है? देखिए, स्किन टाइप के लिए समझना सबसे पहले ये ज़रूरी है कि किस स्किन को हम क्या कहते हैं। हुँ, नंबर 1 हम बात करें नॉर्मल स्किन की। नॉर्मल स्किन ना तो ऑयली होती है, ना तो ड्राई होती है। हुँ, फॉर सपोज़ जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, राइट? सर्दियों में आपको क्या होता है कि जिनकी स्किन ड्राई होती है, वो एक्स्ट्रा ड्राई होना शुरू हो जाती है, खिंचना शुरू हो जाती हुँ, है। इवन जिनकी ऑयली भी होती है, वो भी इस वेदर में हल्की-हल्की सी उनकी हुँ, स्किन हुँ, हुँ। ड्राई रहती है। आपको समहाउ किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है, राइट? लेकिन नॉर्मल स्किन वाले बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कुछ लगाए या ना लगाए। हुँ, हालाँकि लगाना चाहिए, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन कंपल्सरी है। हुँ। बट अगर वो कुछ ना भी लगाए तो स्किन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ लाइक टोटली नॉर्मल स्किन जो पूरा साल एक जैसी रहती है। ओके। ऑयली स्किन कौन सी स्किन होती है कि आपने फेस वॉश किया, 1 घंटे के बाद ही आपको बाकायदा फ़ील होता है कि आपके फेस पर एक शाइनिंग आ गई है। हुँ, हुँ। ऑयल चमकना शुरू हो गया है, कुछ आपने लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है? विदिन एन आवर हुँ, इवन हुँ। आपको फ़ील हो जाता है। ड्राई स्किन जैसे कि मैंने बताया कि फेस वॉश किया, आपको स्किन खिंची हुई महसूस होती है कि लिटरली आपको फ़ील होता है कि कुछ इस पे लगाएँ यार, ये बहुत क्रैक्स आ रहे हैं इस पर। वो ड्राई स्किन होती है। कॉम्बिनेशन कौन सी स्किन होती है जो कि हर वेदर में आपका ये जो टी जोन है ये स्पेशली ऑयली रहे और आपका जो चीक्स वाला एरिया है ये ड्राई रहे। ये ओके। होती है कॉम्बिनेशन स्किन के। एक ही वक्त में आपकी स्किन पर 2 तरह के फीचर्स आ रहे हैं, राइट? ठीक है, कि ओके। आपके टी जोन जो है वो ऑयली रहेगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपकी स्किन पर कभी कभी ऑयल आता है, वो आपको हुँ, स्पेसिफिकली अगर इसी एरिया पे आता है, हुँ। यहाँ ड्राइनेस फील होती है, तो इट मीन्स आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, ओके, इट्स नॉट नॉर्मल, ओके, राइट? ओके। और सेंसिटिव स्किन मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नॉर्मल भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ठीक। दिस इज द लाइक ऑल 5 टाइप्स ऑफ स्किन। और इन 5 टाइप ऑफ स्किन को अगर आप एक दफ़ा समझ लेते हैं डिटेल में, तो आपके लिए हुँ, बहुत ईजी हो जाएगा अपने लिए प्रोडक्ट का चूज़ करना। आप ओके, वाइजली चूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को कि आपको मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स में से, या अपने इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आके, या फिर अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के बाद कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी स्किन टाइप के लिए बेस्ट हैं। ओके। अच्छा, मॉइस्चराइज़र कितना इम्पोर्टेंट है हमारी स्किन के लिए? अगर हम लोग मॉइस्चराइज़ नहीं करते, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते, जिनकी बिल्कुल नॉर्मल स्किन होती है, ठीक है? लेकिन जो ऑयली स्किन वाले होते हैं, वो भी कहते हैं अब ऑयली तो है ही हमारी स्किन, हमें क्या मॉइस्चराइजर क्यों मॉइस्चराइज़र की लगाएं? ज़रूरत? तो प्लीज़ एक तो ये क्लियर करें कि कितना इम्पोर्टेंट है मॉइस्चराइज़ रखना अपनी स्किन को? देखिए, आपकी स्किन के टाइप कोई भी हो, पाँचों टाइप में से जो भी स्किन टाइप है, आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि आपने मॉइस्चराइज़र 110% यूज़ करना ही करना है। हुँ, लेकिन उसमें डिफ़रेंस क्या होता है कि अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है, तो आपने ऐसा मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है जो कि नॉन ऑयली हो, और ओके। मेडिकेटेड ऐसे बहुत सारे मॉइस्चराइज़र अवेलेबल हैं हुँ, मार्केट में, जो कि नॉन ऑयली मॉइस्चराइज़र हैं, जिनका काम आपको ऑयल देना नहीं होता।
उनका काम होता है आपकी स्किन को हाइड्रेट करके मॉइस्चराइज करना, राइट। सो वो नॉन ऑयली मॉइस्चराइजर्स होते हैं। ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली आप नॉर्मल कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उस ऑयली स्किन पर आप नॉन ऑयली मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। ड्राई स्किन पर अगर आप यूज करेंगे ऑयली मॉइस्चराइजर तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, राइट। मेरा सीक्वेंस में ख्याल में ठीक है, कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि ड्राई स्किन है तो उसे ऑयल चाहिए, उसे मॉइस्चराइजेशन चाहिए, तो आपने देख के लेना है कि जो ऑयली मॉइस्चराइजर है वो हमने ड्राई स्किन के लिए यूज करना है। इसी तरीके से जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है उस पर आप ऑयली नॉन ऑयली दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने देखना है कि आपका ऑयली वाला पोर्शन फेस का ज्यादा है या नॉन ऑयली वाला ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर लें। जो ज्यादा है उसके मुताबिक आप मॉइस्चराइजर ले लें। ऑलराइट। जहाँ तक सेंसिटिव स्किन की बात है, इसके लिए बहुत वाइजली आपको मॉइस्चराइजर चूज करना पड़ता है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है सेंसिटिव स्किन वालों को ऑयली सूट कर जाता है और सम टाइम ऐसा होता है कि ड्राई जो नॉन ऑयली होते हैं मॉइस्चराइजर वो सूट कर जाते हैं। उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, अपनी स्किन टाइप बताएं, वो आपको आपकी स्किन के मुताबिक सेंसिटिव स्किन के लिए मॉइस्चराइजर रिकमेंड कर देंगे, वो आप सारी जिंदगी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मॉइस्चराइजर तो हमें पता चल गया है कि हम लोगों ने स्किन के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। तो हम सन ब्लॉक की इम्पोर्टेंस हमारे लोगों में इतनी ज़्यादा नहीं है। आई थिंक कि 20% आवाम होगी जो सन ब्लॉक की इम्पोर्टेंस को समझती होगी और सन ब्लॉक अप्लाई करती होगी, ठीक है। एक तो मुझे ये बताएं कि सन ब्लॉक को अप्लाई करने का करेक्ट वे क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, सन ब्लॉक अगर मैंने कहा मॉइस्चराइज़र 110% इम्पॉर्टेंट है, तो सन ब्लॉक आपकी हर तरह की स्किन टाइप के लिए सन ब्लॉक 210% इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज सन ब्लॉक के बगैर तो आप ये सोचें ही ना कि आप अपनी स्किन केयर कर रहे हैं। आप इस चीज़ को एक्सक्लूड कर दें अपनी लाइफ से कि आपने सन ब्लॉक का कभी नागा भी करना है, आपने कभी सोचना भी है, चाहे आप बाहर बैठे हुए हैं, चाहे आप गाड़ी में जा रहे हैं, अपने घर से निकलें, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से निकले, ऑफिस पहुंच गए, और आपको ये लगता है, क्योंकि पेशेंट्स हमसे ये आर्ग्यू करते हैं कि हम तो सन को एक्सपोज ही नहीं होते, हम क्यों सनस्क्रीन यूज़ करें। आप स्टूडियो लाइट्स को एक्सपोज होते हैं, आप जो है वो अपनी गाड़ी की विंडो से आने वाली लाइट को एक्सपोज होते हैं समहाउ, आप बाहर के डस्ट को एक्सपोज होते हैं समहाउ, आप कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठते हैं, आप टीवी स्क्रीन के सामने बैठते हैं, आप अपने मोबाइल को एक्सपोज होते हैं। ये सब वो चीज़ें जो हमारी डेली रूटीन में शामिल हैं, राइट। हर बंदा किसी ना किसी तरीके से लाइट्स को एक्सपोज हो रहा है। तो अगर वो ये वाली बात सोचे कि लाइट को एक्सपोज होना हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सन को ही एक्सपोज होंगे तो हमने सनस्क्रीन यूज़ करना है या सन ब्लॉक यूज़ करना है। देखें, ये एक मिथ है। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ, मैं जितने भी प्रोग्राम्स में जाती हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा एम्फसाइज होता है कि प्लीज़ 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 ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर आप सन को एक्सपोज नहीं हो रहे हैं तो सनस्क्रीन आपके लिए नहीं है। आपने हर हाल में सनस्क्रीन यूज़ करना है। आपको पता है, एक अमेरिकन गाइडलाइन के मुताबिक 6 मंथ से अबव जो भी बच्चा है और उसके बाद टिल द लाइक एंड, आप एज की कोई लिमिट नहीं रखते। हर बंदे बंदी को, बच्चे बच्ची को, लड़का लड़की को सनस्क्रीन कंपल्सरी है यूज़ करना। और उसमें भी आपने सनस्क्रीन को भी ऐसे ही चूज़ करना है जिस तरीके से आपने अपने मॉइस्चराइज़र का इंतखाब किया था, क्योंकि वो भी स्किन टाइप्स के मुताबिक होते हैं। आपको सनस्क्रीन से प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हम वर्किंग वुमेन्स हैं, राइट, हम सुबह एक मरतबा घर से निकलते हैं, हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, सनस्क्रीन लगा लिया, अब हमारे लिए ज़रा सा ट्रबल होती है कि हमने मेकअप किया हुआ होता है, तो हम सारा दिन में बार बार अपने फेस को वॉश करके मेकअप नहीं कर सकते, राइट। फिर बार बार सनस्क्रीन कैसे लगाएं, क्योंकि सनस्क्रीन की तो रिकमेंडेशन है एवरी 4 आवर्ली। आपने एवरी 4 आवर्ली अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, क्योंकि दुनिया का बेस्ट से बेस्ट सन ब्लॉक भी 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। ठीक है, तो ये भी एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि एक तो सनस्क्रीन जरूर यूज करें, एवरी 4 आवर्ली यूज करें और अपनी स्किन के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें। लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगला सवाल फौरन ये आता है कि अब जिन लोगों ने सारा दिन बाहर रहना है वो बार बार कैसे अपना फेस वॉश करेंगे और सनस्क्रीन लगाएंगे। उसके लिए आसान सा तरीका ये कि बहुत सारे सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल हैं। मेडिकेटेड सनस्क्रीन है जो स्प्रे फॉर्म में है, जो आपके मेकअप को फ्रेश भी कर देते हैं और प्लस वो आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी दे देते हैं, जो कि पफ फॉर्म में भी है, पाउडर पफ फॉर्म में, जो आपके मेकअप को भी फ्रेश कर देते हैं, आपकी स्किन को भी फ्रेश कर देते हैं और आपको सन प्रोटेक्शन भी दे देते हैं। तो ये दोनों आप मेकअप के ऊपर यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये स्टूडियो लाइट वाला तो मेरे लिए खुद एक नई चीज़ थी कि स्टूडियो लाइट्स के थ्रू भी हम लोग की स्किन डैमेज हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, सन ब्लॉक की कुछ टाइप्स होती हैं,
हैं, ठीक है, अभी जो आपने अभी बताई हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होती हैं जो हम लोग एज अ मॉइस्चराइज़र भी जिनको यूज़ कर लेते हैं वो होती है वाटरी कंसिस्टेंसी और एक होती है क्रीम की फॉर्म में। तो इन दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सी है? देखिए ये फिर अगेन डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पर। एक मैट फिनिश होता है, लाइक मैट अगर आप ले रहे हैं वो कौन सी स्किन वाले यूज़ करेंगे? जिनकी स्किन ऑयली है, ठीक है। क्रीमी फॉर्म में कौन यूज़ कर सकते हैं? जिनकी स्किन ड्राई है। दिस इज द लाइक सिंपल डेफिनेशन कि हर वो क्रीमी सनस्क्रीन हर वो बंदा यूज़ कर सकता है जिसकी स्किन ड्राई है। जिसकी स्किन ऑयली है वो मैट वाला यूज़ करेगा, जिसकी कंसिस्टेंसी जो जेल टाइप के होते हैं, जेल बेस्ड होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो अगेन आपने मॉइस्चराइज़र वाला फॉर्मूला अपनाना है कि ज़्यादा ड्राई स्किन है आपकी या ज़्यादा ऑयली स्किन है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सनस्क्रीन चूज़ कर लें। ठीक, अच्छा, क्या वाकई जो सन रेज होती हैं वो स्किन कैंसर कॉज करती हैं? यस, डेफिनेटली करती हैं। सन रेजेस इतनी भी डेंजरस आपके लिए हो सकती हैं बिकॉज सन रेजेस से स्किन कैंसर होने के ख़तरात होते हैं, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, लाइक हमारे रीजन में, एशियन में, क्योंकि ओजोन इतना ज़्यादा है, पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि आपको उतनी प्योरली सनस्क्रीन सन की जो लाइट्स हैं वो पहुंच नहीं रही हैं, राइट। प्लस आपका लेकिन अगर वो नहीं पहुंच रही हैं तो बाकी की जो पॉल्यूशन है वो डैमेज कर रही है आपकी स्किन को। जबकि यूएस यूके में स्किन कैंसर्स होने के चांसेस इसीलिए सबसे ज़्यादा होते हैं। एक तो उनकी स्किन टाइप 1 और 2 होती है, बहुत ज़्यादा फेयर कलर होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है उनकी। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर सन जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में आती है। आप कभी भी आउट ऑफ द कंट्री लाइक विजिट करें तो आप देखेंगे कि आपको कंपैरेटिवली ना एक नॉर्मल से उनके वेदर में, जैसे आजकल हमारे यहाँ सर्दी बहुत है, यूएस में इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, राइट। लेकिन अगर कभी आपको फील हो कि किसी दिन सनी डे वहाँ निकल आता है तो वो सन बहुत ज़्यादा शार्प आपको फील होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्योर रेजेस आपकी तरफ आ रही हैं। सो उनमें स्किन कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एशियन स्किन। बट यहाँ बिकॉज पॉल्यूशन ज़्यादा है तो यहाँ भी स्किन कैंसर हो सकते हैं। और जवाब आपके सवाल का ये है कि बिल्कुल सन रेजेस से आपको स्किन कैंसर हो सकता है। ओके, अच्छा, पिगमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो एशियन स्किन में ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न स्किन, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह बेसिक ये होती है कि सबसे पहले तो हमारी स्किन टाइप, बिकॉज वो 3 और 4 में आती है जो कि ऑलरेडी डार्क स्किन होती है, राइट। और डार्क स्किन को अगर हम केयर नहीं करते हैं, आप सन रेजेस को एक्सपोज होते हैं, या आपकी जेनेटिक्स में ये चीज़ शामिल है कि आपको पिगमेंटेशन है, या आपको कैल्शियम की, आयरन की डेफिशिएंसी है नॉर्मली, या फिर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में, तो ये सब चीज़ें एक्सपोज करवाती हैं आपको पिगमेंटेशन की तरफ। पिगमेंटेशन प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू सर्टेन हार्मोन्स, ड्यू टू सर्टेन लाइक रीजंस के आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, तो प्रेगनेंसी में वो इंक्रीज हो जाती है पिगमेंटेशन। और जैसे जैसे वो प्रेगनेंसी वाला पीरियड ख़त्म होता है वैसे वैसे आप देखते हैं कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है अगर आप अच्छी स्किन केयर करते हैं। बट अगर आपकी जेनेटिक्स में एक चीज़ शामिल है, आपकी जीन्स में पिगमेंटेशन आ रही है और आप अपनी स्किन केयर भी प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी पिगमेंटेशन वर्स हो सकती है, राइट। इसके अलावा और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? बहुत सारे लोग स्टीरॉयडल बेस्ड क्रीम्स यूज़ करते हैं। स्टीरॉयडल बेस्ड ऐसी वाइटनिंग क्रीम्स हैं जो कि वो यूज़ करते हैं गोरा होने के लिए, जिसका खपत है हमारे बहुत क्रेज है, राइट। ये क्रेज है हमारे पास कि जी आपने गोरा होना है, और उस गोरे होने के चक्करों में हम वो क्रीम्स यूज़ करते हैं और कुछ अर्सा वो आपको बहुत खूबसूरत, बहुत गोरा दिखाने के बाद आपकी स्किन पर साइड इफ़ेक्ट्स देना शुरू कर देती हैं, जिनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट एक्नी और पिगमेंटेशन ही है। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। थिन स्किन की वजह से आपकी स्किन पर वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं, आपकी स्किन का कलर ख़राब हो जाता है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, और फिर आपके ऊपर कोई भी क्रीम इस्तेमाल जो आप करते हैं वो असर नहीं करती। अल्टीमेटली आपको कंसल्ट करना पड़ता है अपने डॉक्टर से, और फिर डॉक्टर के लिए भी इस कंडीशन में जब आप एक लंबे टाइम से ये सब चीज़ें यूज़ करते आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना ज़रा मसला हो जाता है। तो पिगमेंटेशन की कितनी टाइप्स होती हैं? देखिए, पिगमेंटेशन की टाइप्स हम नहीं करते, कोई ऐसी वो खास उसकी कैटेगरीज नहीं है, बट पिगमेंटेशन की सिवियरिटी के स्टेजेस होते हैं कि आपकी पिगमेंटेशन सुपरफिशियल स्किन को इन्वॉल्व किए हुए है, डीप डर्मल चली गई है, आपकी स्किन टाइप के मुताबिक आपकी पिगमेंटेशन कितनी वर्स है।
कितना ड्यूरेशन हुआ है उसको। फिर हम उसका जो स्केल है हम ऐसे बनाते हैं, टाइम पर, ड्यूरेशन पर, किस प्रोडक्ट की वजह से हुई, जीन्स में पॉजिटिव है, किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुई है, इन चीज़ों से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। ऑलराइट। और ये जो रैंडम स्किन पे मोल्स हो जाते हैं कि बंदा कुछ दिन बाद देखे वो कहे कि यहाँ पे तो मोल था ही नहीं, अब कैसे आ गया, तो वो क्यों होते हैं? वो भी आपकी जीन्स और हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से आ सकते हैं। कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लाइक आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि आपकी वजन में कमी आती है, राइट? आपका जो वेट है वो वक्त के साथ साथ कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। इंसुलिन की जो फैक्टर्स हैं, शुगर का जो फैक्टर है वो भी मोल्स को प्रमोट करवाने में बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ लोग आपने देखा होगा जब उन्हें डायबिटीज़ होती है तब उनकी बॉडी में मोल अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगेन उसका आंसर सिंपल ये है कि ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस और ड्यू टू लाइक बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स आपकी बॉडी में कभी भी किसी स्टेज पर भी मोल्स अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। और ड्राई स्किन की वजह क्या होती है? लाइक ड्राई स्किन की वजह बेसिकली एक तो आपकी जीन्स में ही है, ठीक है, उसे तो आप उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते ना, कि आपकी जीन्स में ड्राई स्किन है, राइट? वो आपको ड्राई रहनी ही है, ठीक है। उसका टाइप, उसका टेक्सचर अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि वो ड्राई है। दूसरे नंबर पे आपकी स्किन वक्त के साथ साथ क्यों ड्राई होती चली जाती है? बिकॉज हमारी बॉडी जब बेबी स्किन होती है उस वक्त हमारी बॉडी सुपर हाइड्रेट होती है। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ही हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन सारी कंप्लीट होती है। बट जैसे जैसे हम एज अप होते जाते हैं, हमारी एज ग्रो करती जाती है, हम देखते हैं कि पानी पीना हमारा बहुत कम हो जाता है, तो इंटरनल हाइड्रेशन हमारी कम हो जाती है, राइट? हमारी जिस तरीके से बॉडी के ऑर्गन्स पर पानी के ना पीने से प्रॉब्लम आती है, इसी तरीके से हमारी स्किन पर भी प्रॉब्लम आती है। और वो स्किन की प्रॉब्लम में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है? डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होती है तो आपकी स्किन में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज कि आपने इंटरनली अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। अगर आप इंटरनली अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन नहीं रखते हैं, आप हर वक्त हीटर्स में बैठे रहते हैं, हर वक्त एसी में बैठे रहते हैं, आपने अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज भी नहीं किया होता ड्यू टू सर्टेन वाइटामिन ऐसे हैं जिनकी डेफिशिएंसी स्किन को ड्राई करवा देती है, ये सारे कॉजेज आपके साथ चल रहे हैं या इनमें से कोई एक कॉज भी आपके साथ है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होगी, डिहाइड्रेटेड होकर ड्राई हो जाएगी। और ड्राई स्किन में पिंपल्स होना, ड्राई स्किन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयली स्किन को पिंपल्स होते हैं, ड्राई स्किन को भी पिंपल्स होते हैं। ड्राई स्किन में पिगमेंटेशन होना, ड्राई स्किन का में झुर्रियाँ जल्दी पड़ने का रीज़न होता है। सो ये सारे कॉजेज़ अगर आपको हो रहे हैं और विद द ड्राई स्किन हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपने इंटरनली अपना आप हाइड्रेट करना है और फिर टॉपिकली अपने आप को सुपर मॉइस्चराइज करना है, ताकि अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी तो इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जो लोग स्मोकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो उनकी स्किन किस तरह डैमेज होती है? देखिए, जो लोग स्मोकर्स होते हैं डेफिनेटली निकोटिन जाके हमारी लंग हेल्थ को ख़राब करती है। जब आपके लंग्स ख़राब होते हैं तो आप ये देखते हैं कि लंग्स बेसिकली क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में आती है, हमारी बॉडी में आके वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में एंटर होना, उसे प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी लंग्स की हेल्थ अच्छी नहीं है, डेफिनेटली वो उतना प्रॉपरली आपके ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा। जब आपका ब्लड ही प्यूरिफाई नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, जैसे वो पूरी बॉडी के सिस्टम को ख़राब करेगा, आपकी लंग्स की हेल्थ को ख़राब करेगा, आपको स्टमक का प्रॉब्लम शुरू होगा, लिवर का प्रॉब्लम शुरू होगा, और अल्टीमेटली इनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट आएगा वो आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो स्मोकर्स की स्किन भी इसी वजह से ख़राब होती है क्योंकि उनके लंग्स की हेल्थ ख़राब होती है। लंग्स हेल्थ की वजह से आपके ब्लड पे इफ़ेक्ट आता है और ब्लड की वजह से आपकी स्किन पर हेल्थ इफ़ेक्ट आता है। तो क्या ये चाय और कॉफ़ी की भी ज़्यादा कंजप्शन से हमारी स्किन पे कुछ इफ़ेक्ट होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा पीना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सेस में यूज़ आपके अंदर ड्राइनेस करवा देता है। कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपकी स्किन को ना सिर्फ
सिर्फ ड्राई करता है बल्कि वो आपकी स्किन को पिगमेंटेड भी कर सकता है। जहाँ कॉफ़ी के बेतहाशा फ़ायदे हैं, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं तो वो आपको ड्राइनेस करवा सकती है, एक्सेस यूज़ उसका। अगर आप मिल्क कॉफ़ी पी रहे हैं तो डेफिनेटली वो मिल्क और शुगर मिलके आपको बहुत ज़्यादा वेट प्रोड्यूस करवा सकती हैं, वो आपकी स्टमक को अपसेट कर सकती हैं और अल्टीमेटली वो आपकी स्किन को ख़राब कर सकती हैं। ठीक है, उसकी वजह से आपको एक्नी निकल सकती है, पिगमेंटेशन हो सकती है, आपकी बॉडी पे रैशेस पड़ सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स में आपको ड्राइनेस से डर्माटाइटिस भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, चाय भी सेम गोज़ विद द चाय, लाइक आप शुगर और मिल्क के साथ आप कहते हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट में रह के हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ना मैं चाय के लिए कोई ख़ास पाबंदी लगाती हूँ, बिकॉज़ जो टी लवर हैं डेफिनेटली उन्होंने मेरी बात सुननी तो है नहीं, उन्होंने करनी अपनी मर्ज़ी है, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट में रहकर पिए, कोई मसला नहीं है। आप चाहे वो चाय पी रहे हैं या फिर आप कॉफ़ी ले रहे हैं तो इट्स गुड फॉर यू, आप लीजिए उसको, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, एक्सेस नहीं करना किसी भी चीज़ का। ओके अच्छा, एक स्किन की टाइप हो जाती है या फिर एक स्किन की कंडीशन कह लें उसे, जो एक्जिमा है, वो किस वजह से होता है? देखिए, एक्जिमा बेसिकली आपकी जीन्स से आता है और आता ड्राइनेस की वजह से मेनली। बहुत सारी ये बेसिकली ट्रांसमिट होता है मदर टू फीटस, यानी कि माँ से ट्रांसमिट होने वाली बीमारी एक्जिमा है, डर्माटाइटिस है, एटॉपिक डर्माटाइटिस है, ये माँ से बच्चे में ट्रांसमिट होती है। जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, ठीक है ना, उनकी स्किन से फील हो रहा होता है, फ्लैक्स बने हुए होते हैं उनकी स्किन पर, और जैसे जैसे वो ग्रो अप करना शुरू होते हैं तो उन्हें स्किन के मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली एक्जिमा या डर्माटाइटिस या फिर अगर हम कहें एटॉपिक डर्माटाइटिस, ये सारी बीमारियां मदर से ट्रांसमिट होती है बच्चे में, ड्राई स्किन की वजह से होती हैं। अगर आप प्रॉपर केयर ना करें, मॉइस्चराइज ना करें, हाइड्रेशन मेंटेन ना रखें तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है। उसके लिए आपको इनिशियल स्टेज से ही काफ़ी हद तक कंट्रोल करना पड़ता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप उसको इनिशियल से ही मॉइस्चराइज करके हाइड्रेट कर लेते हैं ना, तो वो वर्स नहीं होता, और वो आप जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटीज़ कम होती चली जाती हैं। ठीक है। सो एक्जिमा के लिए भी वही फॉर्मूला है जो मैंने ओवरऑल स्किन के लिए बताया है कि अगर आपको एक्जिमा, डर्माटाइटिस, सोराइसिस, लाइकन प्लैनस, ये सब स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बचने के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, सुपर मॉइस्चराइज रखना है अपनी स्किन को, और नंबर 2 सनस्क्रीन। ऑलराइट। अगर आप और कुछ ना भी करें और सिर्फ ये 2 काम कर लें तब भी आपकी बीमारी 50% तक रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। नहीं तो जिनको अडल्ट में, मतलब अडल्टहुड में जिनको ये वाली चीज़ फेस करनी पड़ती है, उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री इस तरह की नहीं रही होती, तो फिर उसकी क्या वजह बनती है? अगेन वही डिहाइड्रेशन और ड्राइनेस। ठीक है। तो अडल्टहुड इसका में ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? हम इसके लिए अगेन आपको बहुत, मतलब मेरा अपने पेशेंट को यही मैं एम्फेसाइज करती हूँ बार बार उन्हें कि आपने इंटरनली हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है। डेली के कम से कम आपने 8 से 10 ग्लास पानी के पीने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। कैसे मॉइस्चराइज रखना है? आपने शावर के फ़ौरन बाद ही अपनी बॉडी को, जब अभी वो थोड़ा थोड़ा सा गीली होगी, वेट स्किन होगी, उस पर आपने मॉइस्चराइजेशन जो भी आप यूज़ करते हैं, जो आपको सूट करती है, वो पूरी बॉडी पर अप्लाई कर लें। और उसे सेल्फ ड्राई होने दें, टॉवल ड्राई ना करें, ठीक है। और पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजेशन लगाने के बाद जब वो सेल्फ ड्राई हो जाए, आप उसे अच्छे से मसाज करके पूरी बॉडी पर जस्ट कर लें, आपको बाकायदा फील होगा कि आपकी स्किन में काफ़ी स्मूथनेस आ गई है, ड्राइनेस नहीं होगी। फिर आप बार बार वज़ू करते हैं, या अगर वर्किंग वीमेंस हैं, वो सॉरी हाउस वाइफ हैं, वो घर में बर्तन धो रही हैं, डिश वॉशिंग है, कपड़े धो रही हैं, या इस तरह के कोई भी काम जिसमें बार बार पानी में हाथ डालना पड़ता है, तो वो भी अपने पास एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र रखें। और जब भी वो उससे फारिग हों, कोशिश करें कि ग्लव्स यूज़ करें वॉश करते हुए। नहीं यूज़ कर सकती ग्लव्स, कोई बात नहीं, आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं आप उसे अपने पास रखें। पानी का इस्तेमाल ख़त्म होने के बाद उसे अपने हाथों और पैरों पे लगा लें। आफ्टर एवरी वज़ू आप अपने हाथ पैरों को मॉइस्चराइज़ कर लें, तो आप काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बट अगर वो फिर भी इन्फेक्टेड हो गया है, आपको एक्जिमा हो चुका है, डर्माटाइटिस हो गया है, तो डेफिनेटली अब आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास आना है, वही आपको उसका ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि फिर आपको मेडिसिन खाए बगैर और लगाए बगैर उससे निजात नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी जो बेसिक हम लोगों ने बातें करनी थी वो थी, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। आजकल शादी का बहुत ज़्यादा सीज़न चल रहा है, ठीक है, और हर एक इंसान को ऑब्सेशन है वाइट कलर से कि हमारा कलर किसी तरह 1 महीने के अंदर अंदर फेयर हो जाए, ठीक है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी एक ब्राइड को या ग्रूम को कि उनको कितने टाइम पहले ट्रीटमेंट्स लेना स्टार्ट कर देनी चाहिए?
देखिए मैं फिर अपनी उस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ कि गोरा रंग इज़ नॉट एन अलामत ऑफ खूबसूरती, ओके। राइट? इट्स नॉट एन लाइक हम इसको कभी भी इसको ऐसे नहीं लेते कि गोरा बंदा है तो ही खूबसूरत है। हम्म। हमारे नज़दीक बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मेरे नज़दीक एक अच्छी हेल्दी स्किन खूबसूरती की अलामत है। ओके। चाहे उसमें आपका रंग सांवला हो, चाहे उसमें आपका रंग काला हो, चाहे उसमें आपका रंग गोरा हो। तीनों यही जी। कैटेगरीज होती हैं ना कि व्हीटिश होगा आपका कलर, ब्लैक बिल्कुल। होगा और फेयर होगा, राइट? हम्म सो इन तीनों में अगर आपकी स्किन टाइप बहुत अच्छी है, आप देखिए बहुत फेयर स्किन है, राइट? हम्म उसके पूरे फेस पर मलाजमा है, हम्म। आपको कहाँ से वो खूबसूरत लगेगा? है ना गोरा रंग, जो हम चाहते हैं वो गोरा रंग है बिल्कुल। उनका, बट आपको उस पूरे फेस पर एक्नी नजर आए, आपको नहीं खूबसूरत लगेगा। आपको फ्रैकल्स नजर आए, आपको नहीं खूबसूरत लगेगा। पूरा कलर फेयर है और उस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, आपको नहीं खूबसूरत लगेगा। लेकिन एक बहुत डार्क कलर है, चमकती हुई स्किन है, बिल्कुल नीट क्लीन है, कोई आपके उनके फेस पर आपको ऐसा वो नज़र नहीं आ रहा है, अट्रैक्टिव आइज़ हैं, खूबसूरत स्किन केयर की हुई है, अच्छा हेयर स्टाइल है, अच्छा लिबास है, तो कंपैरेटिव टू दैट गोरा बंदा आपको वो डार्क कलर वाला बंदा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, राइट? बिल्कुल। लाइक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जी। सो गोरा रंग आपको कभी भी नहीं बताता कि जी ये खूबसूरत है। आपने अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, आपने अपनी स्किन को नीट क्लीन रखना है। सो ओके। आप उतने पहले ही अल्लाह पाक ने आपको बहुत कंप्लीट और खूबसूरत बनाया होता है, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई हर तख्लीक बहुत खूबसूरत है। बेशक। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको निखारना है, संवारना है, वो हम्म आपके अपने हाथ में है। हम्म। आप उसे 5 दिन में गोरा गोरा करने वाली क्रीमों से मत निखारें, बिकॉज उसने बाद में तबाही कर देनी है। आप उसको एक सिंपल डे और नाइट स्किन केयर रूटीन रखें, अपने आप को सुपर हाइड्रेट रखें, सुपर मॉइस्चराइज रखें, सनस्क्रीन यूज़ करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन एक अच्छी स्किन है, ओके। आपको गोरा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको नहीं, आप तो माशाल्लाह वैसे ही गोरी हैं। मैं अपनी थैंक्स। ऑडियंस की बात कर रही हूँ कि जिनमें ये ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पेरेंट्स में बहुत ऑब्सेशन बढ़ गई है कि जी हमारे बच्चे को या बच्ची को गोरा होना चाहिए। आपके सवाल का मैं सॉरी आंसर कर दूँ, वो मैं भूल गई थी कि शादी अगर है तो कितने टाइम ब्राइड टू पहले? बी और ग्रूम टू बी को कितने टाइम पहले कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए, गोरा होना नहीं, लाइक अच्छी स्किन केयर के लिए, कि अच्छी स्किन उनकी होनी चाहिए उनके बिग डे पर। सो उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को या एस्थेटिक फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक। आपको उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी चाहिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर उनकी सुननी चाहिए कि क्या लिटरली जो आपको फील हो रहा है, आपकी स्किन को उन सब चीज़ों की नीड है, और आपके लिए कौन से ट्रीटमेंट सुइटेबल्स हैं। डेफिनेटली ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा, ठीक है? ओके। अगर आपको एक्नी है तो कम से कम 6 मंथ्स पहले, अगर आपको मेलाज्मा है, एक्नी है, पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पर कहीं झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, या कोई और स्किन प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली 6 मंथ्स पहले आपको ज़रूर, क्योंकि आजकल पता होता है सबको, 6 मंथ्स पहले ही पता चल जाता है, 1 ईयर पहले ही पता होता है कि फला डेट को शादी होनी है। तो एटलीस्ट मैं ये कहती हूँ कि कोई प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो 6 महीने पहले, और अगर प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सिर्फ आपने एक अच्छी स्किन के लिए कांटेक्ट करना है, तो 3 मंथ्स पहले। ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रोसीजर आपको मैजिक नहीं दिखा सकता, जो कि हमारे प्रोसीजर्स हैं मेडिकेटेड, वो आपको स्लोली वर्क करेंगे ओके। और लॉन्ग लास्टिंग होंगे। सो उसके लिए कम से कम 6 महीने पहले आप हमारे पास आएंगे, तो हम आपको आपके एक बड़े दिन के लिए एक अच्छी और हेल्दी स्किन के लिए आपको कोशिश कर सकते हैं। ओके। अच्छा, न्यू ट्रीटमेंट्स कौन से आ चुके हैं मार्केट में जिनके बारे में लोगों को भी जानना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोगों तक वो ट्रीटमेंट्स पहुँचें और लोगों को वो करवाने चाहिए? नए ट्रीटमेंट्स तो एक बहुत 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 बड़ी लिस्ट है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप देखें मेडिकल साइंस ना जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, उसमें हर रोज़ एक नया ट्रीटमेंट आता है, हर रोज़ एक बिल्कुल। नई इन्वेंशन होती है। और हमें भी कुछ, आप यकीन करेंगे, कुछ हमारे पेशेंट्स आके हमें बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट आया है कि आप लोग ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ओके। सम टाइम ऐसा भी होता है, लाइक मैं इसे एडमिट करने में मुझे कभी कोई वो आ नहीं होता, बिकॉज आपको जब कहीं से भी सीखने को मिले या सुनने को मिले, तो आप उससे ज़रूर अप्रिशिएट करें। सो नए ट्रीटमेंट्स के लिए ऐसे जो कि अर्ली, देखिए पहले क्या होता था कि एजिंग के लिए ना हमारे पास एक ख़ास लिमिट होती थी कि जी आप 30s में, लेट 30s हो या फिर अर्ली 40s में आप आ जाते हैं, तो आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी स्किन केयर के लिए। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 20 साल
साल के बाद, 25 साल के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं जिन्हें रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिनकी स्किन में एजिंग साइंस जल्दी आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू लाइक सेट, बहुत सारे इसके कॉजेज होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं ना, उनकी डिटेल में हम गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट किसी भी वजह से अगर आपके फेस पर, आपकी बॉडी में एजिंग साइन प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको उसी एज से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स को चूज करने के लिए डेफिनेटली आपके डॉक्टर का होना ज़रूरी है। आप खुद से ना करें तो ही बेहतर होगा आपके लिए। आपको अगर चाहिए एक अच्छी और हेल्दी स्किन हो आपकी, सो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि किसी के लिए भी किसी भी वक्त सुइटेबल भी हो सकती हैं और किसी के लिए नुकसानदा भी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा हार्मफुल ट्रीटमेंट कौन से होते हैं इनमें से? लेज़र हेयर रिमूवल है, हाइड्रा फेशियल है, आपके फिलर्स हैं, बोटॉक्स है, थ्रेड लिफ्ट है, हाईफू है, स्लिमिंग ड्रिप्स हैं, ब्राइटनिंग ड्रिप्स हैं आपकी, एंटी एजिंग ड्रिप्स हैं और PRPs हैं, और इसके अलावा CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है, पिको लेज़र है और क्यू स्विच लेज़र है, और भी बहुत सारा कुछ जो मैं ये बहुत लंबी लिस्ट की तरफ ये सब हार्मफुल हो सकते हैं। ये तो बेसिक से मैंने स्टार्ट करके टॉप पर लेकर आई हूँ। ये सब हार्मफुल हो सकते हैं किस सूरत में, अगर आपने वाइजली अपने कंसल्टेंट का चूज नहीं किया है तो आप किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक पर जाके किसी भी प्रोसीजर के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं तो इनमें से कुछ भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सिंपल सा प्रोसीजर होता है हाइड्रा फेशियल, ठीक है। सैलून्स भी कर रहे हैं आजकल, जो कि नहीं करने चाहिए। हाइड्रा फेशियल का मतलब ही ये है कि मेडिकल ग्रेडेड फेशियल। मेडिकल ग्रेडेड एक ऐसी क्लिनजिंग, ऐसी हाइड्रेशन, ऐसी डीप क्लिनजिंग जो आपकी स्किन से डस्ट को, डर्ट को बाहर निकाल के आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देती है। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ हाइड्रा फेशियल। इसमें हमने ब्लीच नहीं करनी, इसमें हमने पॉलिशर नहीं लगाना, इसमें हमने आपके फेस पर से बाल नहीं निकालने। आई डोंट नो क्यों ये मिसकॉन्सेप्ट है, बट लोग हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमारे पास हाइड्रा फेशियल के लिए आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप कौन सा पॉलिशर यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सी ब्लीच क्रीम। हम तो इन सब चीज़ों के लिए मना करते हैं। हम उसके लिए आपको अवॉइड करने को कहते हैं। तो इस सिंपल प्रोसीजर से भी, मेरे कहने का मतलब ये था इस टॉपिक की तरफ आने का, कि सिंपल हाइड्रा फेशियल से भी आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। सक्शन प्रॉपर नहीं की, आपकी स्किन पर निशान, जैसे आप कहती हैं आपकी स्किन पर कोई हल्का सा टच भी करे तो निशान आता है। आपने सोचा मेडिकल ग्रेडेड हाइड्रा फेशियल है, इसमें कोई हार्म तो नहीं है, इसमें सिंपल हाइलुरोनिक एसिड यूज़ हो रहा है, मॉइस्चराइजर्स हैं, एलोवेरा है, इसमें सैलिसाइलिक है, नायासिन है, इसमें ग्लाइकोलिक है, ये सब तो मेडिकल ग्रेडेड चीज़ें हैं, तो मेरी स्किन को क्या नुकसान होगा। आपको आपकी जहाँ आप गई हैं उन्हें नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप के लिए क्या चीज़ सूट करेगी। आपने कह भी दिया उन्हें कि मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा सूट नहीं करता इस तरह से, जो कि हार्मफुल या हार्श तरीके से किया जाए। आपको पहले ही स्टेप में सक्शन की गई, आपकी स्किन हार्मफुल, आपकी स्किन सेंसिटिव थी, और उस सक्शन ने आपकी स्किन पर एक डीप डाउन अच्छा खासा निशान डाल दिया। ठीक है, हो गया ना साइड इफेक्ट, हो गया। आप उन्हें नहीं पता कि वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो उनके पास उनके कंटेनर में वो भरे हुए होते हैं, उनके पास जो जार होते हैं जो कि हाइड्रा फेशियल मशीन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसमें आपकी स्किन के लिए कौन सी चीज़, आपको ग्लाइकोलिक शायद सूट ही ना करे, आपको सैलिसाइलिक शायद सूट ही ना करे, कितनी देर करना है, कौन सा करना है। केमिकल पील एक मेडिकल ग्रेडेड प्रोसीजर है, आपको वो अप्लाई कर दिया गया, आपकी फेस की स्किन बर्न हो गई, हो गया ना साइड इफ़ेक्ट। सो दीज आर द थिंग्स कि एक सिंपल प्रोसीजर से भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है अगर आपने वाइजली अपने डॉक्टर का इंतखाब नहीं किया तो, और नहीं तो साइड इफ़ेक्ट किसी के भी एज सच नहीं होते। हमारे पास पेशेंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो कोई भी प्रोसीजर करवा के जाएं, और अगर होते भी हैं साइड इफ़ेक्ट्स तो हम उसे, हमारे अंदर इतनी अल्लाह ताला ने एबिलिटी डाली है, हमने इतना पढ़ा है कि हम उन साइड इफ़ेक्ट्स को अपने पेशेंट को रिकवर करवा सकें उससे। ठीक है, और वो काम जिससे हम रिकवर ना करवा सकें हम वो काम नहीं करते। ऑल राइट। अच्छा, आइसिंग ऑन फेस आप रिकमेंड करेंगी या नहीं करेंगी? आइसिंग ऑन फेस डायरेक्टली इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप आइसिंग, जैसे कि आपने वो देखा होगा आजकल बड़ा वो हैक एक है और इन्फ्लुएंसर्स बड़ा दिखा रहे हैं, मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं उस पर, कि आप एक बड़ा बॉल लें, उसमें आइस क्यूब्स डालें और अपने फेस को डिप करें। देखिए, फॉर द टाइम बिंग वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, क्योंकि हम उन्हें सेलिब्रिटी का हैक कहते हैं, सेलिब्रिटी हैक है ये। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जब आप अपने फेस को डिप करते हैं तो वो जो आइस है, वो जो कोल्ड आपको मिलती है, टच मिलता है, उससे आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा खासा जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो आपका पूरा फेस रेड हो जाता है।
राइट एक चीज़ ये। दूसरा, आपके ये जो आई बैग्स होते हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है उस टेम्परेरी जो आपने हैक किया है उसकी वजह से। आपके मेकअप के लिए एक सुपर लाइक आपको हाइड्रेटेड स्किन मिल जाती है अगर आप फ़ौरन ही ये करके और 15-20 मिनट के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज करें और मेकअप अप्लाई करें तो बहुत अच्छा मेकअप आपका फेस पर सेट हो सकता है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी रिलीफ है, इससे आपको ओके। परमानेंट कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक। मेकअप से पहले जिनको आई बैग्स का प्रॉब्लम है, जिनकी आंखें सूजी रहती हैं, जिनके फेस पे पफीनेस रहती है, जिनकी फेस पर स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल डल सी फील होती है, सुबह उठने के बाद आप ये बाउल में जो मैंने बताया कि बॉल के अंदर बहुत सारे आइस आइस क्यूब्स क्यूब। डाल के और आप थोड़ी देर के लिए डिप कर लें तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। तो अच्छा ऑलराइट। हो सकता है बट टेम्पररी रिलीफ है। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है तो उसकी क्या वजह है? मतलब आपको कौन से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करने चाहिए जिसकी वजह से थोड़ा रुक सकता है, कंट्रोल में हो सकता है? देखें, आप प्रोडक्ट्स में अगेन फिर ये देखें कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से है। आपको हेयर फॉल क्या किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने से ठीक हो सकता है या इंटरनल कोई डेफिशिएंसी ऐसी है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है। वाइटामिन में अगर हम देखें तो हमारे पास विटामिन डी, हमारे पास बायोटिन डेफिशिएंसी हो, जिंक की अगर डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी है, अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, आपका HP लेवल बहुत कम है, ये सब वो टॉप ऑफ द लिस्ट कॉजेज़ हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। ठीक है। रिसेंटली अगर आप किसी सर्जरी से गो थ्रू हुए हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की सर्जरी हो, लाइक सिजेरियन सेक्शन हुआ है, आपको हेपेटाइटिस हुआ था, आपको कोविड हुआ हो, डेंगी हुआ हो, आपका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ हो, कुछ भी लाइक हॉस्पिटल एडमिशन की हिस्ट्री हो, या ये जो हेपेटाइटिस, कोविड, डेंगी मैंने आपको बताया, इनमें से कुछ हुआ हो, तो भी आपको 2-3 महीने तक सिवियर हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि ये समहाउ आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी वीक कर देते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है आपको। ठीक है। अच्छी डाइट लेना, सारे विटामिन्स के लेवल को भरपूर तरीके से पूरा करना, आपको अगर आप इन सब चीज़ों से क्रॉस होकर आए और फिर हेयर फॉल हुआ है तो आपको हेयर फॉल आपका कंट्रोल हो जाएगा। ओके। बट ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हो सकता है डैंड्रफ हो, डैंड्रफ है। भी मेजर हेयर फॉल करवा सकता है, तो डेफिनेटली आपने उसे ट्रीट करना है। ओके। इनमें से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जेनेटिक्स में हो सकता है कि आपको एक खास एज के बाद आपके बाल कम होना शुरू हो जाएं, वो भी ट्रीटमेंट से कवर किए जा सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल आउट द कॉज, देन ट्रीट द लाइक हेयर फॉल। ऑलराइट। अच्छा, ये जो स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाती हैं, स्ट्रॉबेरी आर्म्स हो जाती है, तो उनकी क्या वजह बनती है और उनको ट्रीट कैसे किया जाए? उसकी वजह हम खुद होते हैं, और हम खुद क्यों होते हैं, क्योंकि हमें बड़ा शौक़ होता है कि हमने वैक्स करवानी है और हमने थ्रेडिंग करनी है, और क्रीम्स ऐसी आ गई हैं जो काफ़ी टाइम से ही हैं खैर, जिनसे आप हेयर रिमूव कर सकते हैं। सब ये वो सब चीज़ें हैं, जब आप वैक्स करते हैं तो आपके पोर्स जो हैं वो वाइड हो जाते हैं, खिंचते हैं, राइट। जो छोटे छोटे से पोर्स हैं, आपने जब उसमें से हेयर फॉलिकल को निकाला वैक्स के थ्रू तो वो वाइड हो गया। ठीक है। वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट, मैं कहती हूँ इसको रीज़न, कॉज, जो कि आपका स्ट्रॉबेरी लेग्स और स्ट्रॉबेरी आपके बॉडी के पार्ट्स को करवा देता है। ठीक है। अब जब मैंने ये कहना है ना, तो बहुत सारे आपके पास क्वेरीज आनी है, बहुत सारी क्रिटिसिज्म आना है कि जी वैक्स बहुत अच्छी होती है, वैक्स सस्ती होती है, हम क्यों लेज़र हेयर रिमूवल करवाएं, आप लोगों का प्रोसीजर महंगा होता है, आप रिकमेंडेशन दे रही इनके हैं जो बारे में अफोर्ड नहीं कर काफ़ी ज़्यादा सकते। मिसकॉन्सेप्ट्स जो है, मैंने कहा था कि क्लियर कर दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई नो लेज़र हेयर रिमूवल हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आपने वैक्स के थ्रू अपनी स्ट्रॉबेरी लेग्स की और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर के पास आते हैं, क्योंकि अब आप उन स्ट्रॉबेरी लेग्स की वजह से तंग आ रहे हैं कि समहाउ आपने वैक्स करवाने के बाद बाल कम तो कर लिए हैं, लेकिन वो आपको आपका स्किन टेक्सचर ख़राब कर गया। तब भी तो आपने अपने पैसे खर्च करने हैं ना। अगर इनिशियल एज से ही बच्चियों को आप शुरू से ही लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ लेकर आते हैं, यानी कि जैसे वो प्यूबर्टी को टच करती हैं उसके 1 से 2 साल के बाद आप उनकी लेज़र हेयर रिमूवल स्टार्ट करवा देते हैं, तो उसका कोई हार्म नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है। आपने सिर्फ अगेन एंड अगेन जिस बात पे मेरा एम्फेसाइज है वो ये है कि सही डॉक्टर को चूज़ करना है और सही ट्रीटमेंट का इंतखाब करना है। लेज़र हेयर रिमूवल से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। पहली बात यह है, लेज़र हेयर रिमूवल हर एज के बच्चे बच्ची के लिए, लाइक प्यूबर्टी के बाद, और लड़के लड़की के लिए, औरत आदमी के लिए, सबके लिए एक जैसी सुइटेबल है।
फिर बहुत सारे लोगों में मिसकॉन्सेप्ट है कि जी लेजर जो लोग करवाते हैं बिकनी एरिया का, प्राइवेट पार्ट्स का, उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो लेजर्स हैं, वो रेजेस हैं, वो जाके जो है वो आपके स्पर्म्स को, आपके एग्स को खराब कर देती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। लेजर हेयर रिमूवल सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन, हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, सुपरफिशियल, उसके बाद मिड डर्मिस और डीप डर्मिस, राइट। हेयर फॉलिकल कहाँ है? डीप डर्मिस तक, जिसकी लेंथ कितनी है? मैक्सिमम लेंथ होती है हमारे पाँवों के और हाथों के बालों की, ठीक है, और वो 3 to 5 mm तक जाती है। लेजर कोई भी हो, बेस्ट से बेस्ट लेजर, सबसे बेस्ट लेजर होती है एंटी-एग, राइट, वो भी 5 mm से नीचे नहीं जाती। और उसके बाद स्किन के बाद आप देखें, आप स्किन के बाद आपका फैट है, फैट के बाद सबक्यूटेनियस फैट है, फिर फैट है, फैट के बाद मसल्स हैं, मसल्स के बाद आपका अगर उस एरिया में बोन है तो बोन के नीचे जाके कोई आपको आपका ऑर्गन मिलता है, कोई भी, कोई ओवरीज है, यूट्रस है, आपका हार्ट है, कोई भी चीज़ ऐसी है वो बहुत नीचे जाके होती है, वहाँ तक तो रेजिस पहुँचती भी नहीं है, इम्पॉसिबल है वहाँ तक रेजिस का पहुँचना, ठीक है। और वो एक खास पिगमेंटेड एरिया को टारगेट करती है। आप देखते हैं कि लेजर हेयर रिमूवल जो लोग करवाते हैं उन्हें पता है हमारी जो लेजर हेयर रिमूवल इस स्किन पर हुई है उसने हमारी इस स्किन को भी ब्लैक नहीं किया, बट जाके हेयर फॉलिकल को टारगेट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पिगमेंटेड जगह को टारगेट करता है। हेयर फॉलिकल में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं, और वो मेलानिन हमारी स्किन का टाइप डिसाइड करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा, जैसे एशियंस में ज़्यादा है तो हमारा डार्कर टोन पे कलर होता है, बट बिकॉज जो स्किन टाइप 1 और 2 जैसे US UK और बाकी जगहों के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फेयर कलर के होते हैं, उनमें मेलानिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि मैंने हमेशा हम ये बताते हैं कि जिनका जितना ज़्यादा ब्लैक कलर का बाल होगा उतनी अच्छी लेज़र उन पर वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि वो मेलानिन को टारगेट करती है। तो प्लीज़ अपने दिमागों से ये मिथ निकाल दीजिए कि लेज़र हेयर रिमूवल नुकसानदा है, एक बात। दूसरी बात, ऑल्दो कि ये एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है कंपैरेटिव टू वैक्स, कंपैरेटिव टू क्रीम्स, लेकिन आप ये देखें कि उनके नुकसानात कितने हैं, ठीक है। इसलिए मैं पिछले पॉडकास्ट के रेफरेंस में जवाब देना चाहती हूँ। ये मुझे बहुत इस चीज़ पे क्रिटिसाइज सुनने को मिला था, लेकिन मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ कि इसलिए कि मैं करती हूँ, हम लोग करते हैं, आप लोगों ने हमें पैसे देने हैं आके, ये बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि डॉक्टर की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि अपने पेशेंट का भला करे। पैसे सबने ही कमाने, ऑब्वियसली हमने भी कमाने, बट आपके लिए क्या बेस्ट है वो भी हमने ही बताना है। ऑलराइट, ठीक है। तो लेज़र हेयर रिमूवल इज़ बेस्ट। आप सही डॉक्टर को चूज़ कीजिए, सही मशीन का इंतखाब करवाइए, सही तरीके से उसे इस्तेमाल कीजिए, तो आपको काफ़ी हद तक अपने हेयर्स में रिडक्शन फील होगी। ऑलराइट, अच्छा, लास्ट में मैंने एक छोटा सा सेगमेंट रखा हुआ है जिसमें रैपिड फायर काइंडा, ठीक है, उसमें आपने क्विक आंसर मुझे देना है जो चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, सही है? ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इज़ मोर इम्पोर्टेंट और नाइट स्किन केयर रूटीन? बोथ। लाइक अगर उनमें से एक चूज़ करनी हो तो फिर मॉर्निंग स्किन केयर। ऑलराइट, अच्छा, व्हाट कॉज ऑफ ड्राई स्कैल्प? डिहाइड्रेशन। ऑलराइट, तो हमें स्किन केयर किस एज से स्टार्ट कर देनी चाहिए? 25 to 30 ईयर्स। कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए परफेक्ट है? हर एज में, राइट? हाँ, हर एज में, जो हर स्किन पे सूट करेगा। रेटिनॉल। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बगैर स्किन का कुछ भी आप करवा लो, स्किन केयर कर लो या कुछ भी कर लो, तो आपकी स्किन केयर जो है वो इनकम्प्लीट है? सन ब्लॉक। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवल। आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है हमें, एक तो स्किन टाइप्स के बारे में और फिर हमें स्किन केयर के बारे में सारा इन्फॉर्म किया। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।